देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पहला बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो बनाया जा रहा है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो समझ लो ABCD पढ़ी। आज हम जो है समझ लो ABCD से फिर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शब्द सीखना शुरू कर रहे हैं। ये पहली ऐसा आर्टिकल है जो फायदा देगा, तुम्हें दिखाएगा कि हाँ भाई देखो पीएन जंक्शन पढ़ने से, पी और एन टाइप क्रिस्टल पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ। जो काम हम अब तक करते चले आ रहे हैं और हमें नहीं पता था कि इसका क्या फ़ायदा है, तो वो फायदा अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीएन संधि डायोड के बारे में बताया जा रहा है। तो डेफिनेशन इसमें आएगी तो ये लिखोगे कि जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके मध्य की स्पर्श सतह को पीएन संधि कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए सपोज करो ये पी टाइप क्रिस्टल और ये एन टाइप क्रिस्टल, तो इनका जहाँ मिलन होगा, ये जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा पी टाइप का और एन टाइप का, उस लेयर को बोला जाता है पीएन संधि। ठीक है ना। और ये पूरी डिवाइस, इसमें हम टर्मिनल लगा दें, इसके अंदर हम लीड लगा दें, तो ये पूरी की पूरी डिवाइस बोली जाती है पीएन संधि डायोड। ठीक है ना। तथा इस डिवाइस यानी कि युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो पीएन संधि का मतलब वो एक शीट, वो एक लेयर जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल का ज्वाइनिंग हो रही है, वो पीएन संधि है और पीएन जंक्शन, और ये पूरी डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक। अब बात आती है निर्माण का तरीका। तो डेफिनेशन पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे एक हमारे पास सपोज ये पी टाइप क्रिस्टल है, ये एन टाइप है, हमने जोड़ दिया लो बन गया, तो ऐसा नहीं होता। देखो साफ साफ बताया गया है पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को चिपका कर रखने से पीएन संधि का निर्माण नहीं होता। क्योंकि ऐसा है ना, इस यहाँ से ये चार्ज कैरियर्स जाने के लिए तुम अपने हिसाब से तो भले ही चिपका के रखे हो, लेकिन वो चार्ज कैरियर्स यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे। समझ लो बात को, ये डिस्टेंस उनके लिए बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए क्या है, एक ही क्रिस्टल होना चाहिए। तो करा क्या जाता है पीएन संधि के निर्माण के लिए, एक शुद्ध अर्धचालक के आधे भाग में, जैसे तुमने एक पूरा जर्मेनियम का टुकड़ा लिया और एक तरफ से तुमने क्या किया, इसमें 5 संयोजकता का परमाणु इम्प्योरिटी मिलाई, और दूसरी तरफ से तुमने क्या किया, 3 संयोजकता की इम्प्योरिटी मिलाई। ठीक है ना। पहले इधर के एक आधे भाग में तुमने एन टाइप बनाने की कोशिश करी और दूसरे आधे भाग में तुमने पी टाइप बनाने की कोशिश करी। तो 5 संयोजकता मिलाने से ये हिस्सा एन टाइप बन गया, ये हिस्सा तुम्हारा 3 संयोजकता मिलाने से पी टाइप बना। तो जहां पे इनका ये बाउंड्री आएगी, जहां से पी टाइप से एन टाइप में कन्वर्जन हो रहा होगा, वो तुम्हारा पीएन संधि बनेगा। ठीक है। तो एक ही क्रिस्टल में पीएन संधि निर्माण के लिए एक शुद्ध अर्धचालक के आधे भाग में 5 संयोजी व आधे भाग में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस। पीएन जंक्शन के फैब्रिकेशन प्रोसेस, वो इम्प्योरिटी कैसे मिलाओगे, गर्म करके उसको पिघला के तब उसमें डाल दो, ठीक है ना, या फिर एक आयन इम्प्लांटेशन मेथड होता है, इतनी स्पीड से मतलब ये अपद्रव्य परमाणु जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं इसके अंदर कि वो इसके अंदर घुस घुस करके और वो काम सारा कर देते हैं। तो कई तरीके होते हैं, वो हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं कि क्या इसके फैब्रिकेशन प्रोसेस होते हैं, और उनके बेस पे तभी बनाया जाता है। ये रखने से ऐसा नहीं, डेफिनेशन से लगता है ना कि इसको जोड़ा जाता है, जोड़ा मतलब लो ये ऐसे जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसमें एक ही क्रिस्टल के अंदर इधर उधर वो हिस्से होते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसकी संरचना क्या है। तो संरचना देखो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और बीच में एक तरफ यहाँ से यहाँ तक पी टाइप है और यहाँ से यहाँ तक आगे एन टाइप है। एक ही क्रिस्टल के अंदर 2 हिस्से ये इस तरह से बना दिए गए हैं। अब देखो जो पी टाइप हिस्सा है, पी लेफ्ट में बनाया जाता है, एन राइट में बनाया जाता है। पी टाइप हिस्सा है तो सोच लेना पी टाइप में यानी कि पॉजिटिव चार्ज के यानी कि होल होंगे, और होल होंगे तो उसके साथ माइनस का डोनर एक्सेप्टर एटम हो जाएगा। जो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज के होंगे, तो जाहिर सी बात है डोनर एटम पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है सबको। और यहाँ ये तुम्हारे लिख दिया है डोनर एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर एक्सेप्टर एटम और होल्स। ये सब पुरानी इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी से हमने ये पी टाइप का क्रिस्टल बना दिया। बात आती है इसका प्रतीक यानी कि सिंबल क्या है। तो इस तरह से एरो का हेड है ना, तो तीर होता है उसका आगे वाला हिस्सा, यानी कि ट्रायंगल कह लो एक तरह से, ये और एक खड़ी रेखा एन को शो करती है। तो ये पी टाइप क्रिस्टल, ये एन टाइप क्रिस्टल, और ये तुम्हारा हिस्सा ज़्यादातर माइनस और ये ज़्यादातर प्लस जो रखा होता है। इसीलिए कभी कभी इसको एनोड को कह देते हैं पी टाइप, और एन टाइप को कैथोड भी कह देते हैं। ठीक। कमर्शियली मार्केट में जो अवेलेबल होता है तो वो एक पतला सा छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है, जैसा रेजिस्टेंस होता है सेम उसी तरह से काले रंग का होता है, किनारे एक सफेद पट्टी सी बनी रहती है। तो जिधर वो सफेद पट्टी बनी वो पी टाइप हो जाता है, जिधर ब्लैक पूरा है बॉडी वो एन टाइप हो जाता है। नाम इसके इस तरह से मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है इन 4001
इन 4002, इन 4003, 4007, इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग वैल्यू के ये डायोड्स इस तरह से मार्केट में मिलते हैं। तुमने अपनी लैब में वगैरह में ये सब देखे होंगे, ECD लैब या जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब होती है उनमें ये सब डिस्प्ले भी करे जाते हैं। एग्जामिनर कभी कभी इनको पहचानने के लिए भी कह देता है, तुम्हारे अपने जब चैप्टर में जाओगे या इंटरव्यू में जाओगे तो वो 4-5 चीज़ें रखेगा, बोलेगा इसमें से डायोड उठा लो। अब तुमने ज़िंदगी में अगर कभी देखा ही नहीं है डायोड तो तुम उसमें से नहीं सर्च कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो और इसलिए ये फिज़िक्स जो है वो थ्योरेटिकल फिज़िक्स तो है ही, लेकिन ये अप्लाइड फिज़िक्स भी है। तो अप्लाइड फिज़िक्स में तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि हम कंपनी में जाएँ तो कम से कम इतना नॉलेज तो हो हमारे पास। वो तुमसे डायोड नहीं छटवाएंगे वहाँ, लेकिन तुम्हें बेसिक नॉलेज तो देखेंगे। अगर एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उन 100 में उन्हें 10 लेना है, तो वो 90 को कैसे बाहर करेंगे? ऐसे थोड़ा ना करेंगे तुम लोग अच्छा सुबह पहले आ गए थे तो अंदर आ जाओ बाकी को छोड़ दें। उन्हें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। वो क्या देंगे डिप्लोमा में 60% से ऊपर वाले आ जाओ अंदर, तो पता लगा 50 लोग आ गए, फिर 50 लोगों में भी और कोई टेस्ट रख दिया रिटन टेस्ट, तो उसको 20 लोग क्वालिफाई कर पाए, फिर 20 में से 20 के इंटरव्यू लिए तो पता लगा 10 लोगों में सेलेक्ट कर लिए। वो तो कंपनी कोई भी चाहती है, वो प्रॉफिट चाहती है, प्रॉफिट तभी कमाएगी जब उसके यहाँ वर्कर्स जो हों वो अच्छे हों, तो अच्छे से अच्छा लेना चाहिए वो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा पीएन जंक्शन के बारे में ये 4 चीज़ें खत्म होती हैं। अब आगे हम जो है इसकी मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे। देखो अब हमारे पास पीएन जंक्शन जब हमने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत जान गए हम इसके बारे में, तो अब हमारे पास बात आती है कि इसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। न तुमने कोई बैटरी जोड़नी है न कुछ करना है, जैसे ही पीएन जंक्शन बनेगा तुम्हारे पीएन जंक्शन में ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही बनते टाइम हो करके फिट हो जाते हैं, ठीक है ना। इवन मार्केट में भी जो मिल रहा है पीएन जंक्शन उसमें ये काम हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बैटरी लगाएंगे तभी कुछ होगा। तो क्या क्या होता है, एक तो विसरण की क्रिया होती है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है, एक अवक्षय क्षेत्र या फिर अवक्षय परत या स्पेस चार्ज परत या क्षेत्र, स्पेस चार्ज क्षेत्र, या और एक चीज़ है विभव प्राचीर या विभव रोधिका बोलते हैं, या फिर उसे संपर्क विभव बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? ये नाम सारे इसलिए मालूम होने चाहिए कि किसी का नाम तुमने विभव प्राचीर पूछ रखा जानते हो और संपर्क विभव पूछ दिया उसने तो तुमको गए पता नहीं क्या होता है, इसलिए नाम सारे जानने चाहिए। समझ रहे हो बात को? बुक में भले ही लिखा है कि ये, लेकिन तुम्हें तीनों पता होने चाहिए, ऐसा नहीं एक से काम चल जाएगा। तो इसमें देखो ऐसा होता है कि ये पीएन जंक्शन वही है जैसे कि हमने अभी पहले बताया था। अब जैसे ही इसमें पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होती है, पी टाइप और एन टाइप में कुछ काम होने लगते हैं। कौन सा काम होने लगता है? पहले तो हमने बता दिया पी टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पहले से ही पता है इसमें। और चल फिर कौन सकता है? यही चल फिर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल चल फिर सकते हैं, ये लोग नहीं चल सकते। ये तो कोवैलेंट बॉन्ड के हिस्से हैं, ये तो लैटिस स्ट्रक्चर में एक अपनी पोजीशंस पे सेट हो गए हैं जाकर के, ठीक है ना। अब बात आती है इससे क्या होता है, विसरण की क्रिया शुरू होती है, डिफ्यूजन जिसे कहते हैं। और विसरण की क्रिया को शुरू होने के लिए कोई वो नहीं होता, इसका बस एक ही वो कारण होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए सपोज करो परफ्यूम आज आता है आज की डेट में, तो हम उसको छिड़कते हैं अपने ऊपर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तुमने परफ्यूम इत्र की शीशी जो वैसा नहीं आता है जिसमें ढक्कन लगे होते हैं, उसकी शीशी को बस खोल करके और धीरे से रख लो यहाँ पे, या फिर 4 दिन यहीं रख दो टेबल पे और फिर धीरे से ढक्कन लगा दो। तुमने कोई धक्का तो नहीं दिया उसको कि निकल जाए उसके एटम्स, लेकिन तुम देखोगे कि जैसे जैसे इत्र के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बोतल के अंदर ज़्यादा है और कमरे में कम है, इस वजह से इत्र के मॉलिक्यूल्स जो है वो शीशी में से निकल के अपने आप पूरे कमरे में फैलने लगेंगे। तो इसके लिए अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे वो, समझ लो बात को, कि ग्रेविटी की वजह से उसी में टिके रहते हैं, लेकिन ये अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो जाने लगेंगे और पूरे कमरे में महक आने लगेगी। तो विसरण की क्रिया का शुरू होने का केवल एक ही वजह होती है कि कंसंट्रेशन, उनके जो सांद्रण है, सांद्रता है वो डिफरेंट है। तो तुम देखो यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ये देख रहा है कि वहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, और होल ये देख रहा है कि यहाँ तो मेरे पास इधर तो बहुत है उधर नहीं है, तो इसके लिए कंसंट्रेशन उधर कम है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इधर कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर विसरण की क्रिया शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे जो होल्स है वो P से N में जाने लगते हैं, P से N में जाने लगते हैं, और जो N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन, N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये N टाइप से P टाइप में जाने लगते हैं। ये मैंने लिख दिया N से P में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं। लिख लो थोड़ा सा और,
ये देखो नोट्स बनाने के नाम पे केवल ये फ्लो चार्ट्स बनाओ, क्योंकि लैंग्वेज लिखना अननेसेसरी है। अगर तुम ये समझ गए तो अपने आप लिख डालोगे अपने पेपर में अपने आप से, ठीक है ना। अदरवाइज जितना ये नोट्स मतलब फैला के बना दोगे ना, उतना ही दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम्हें। तो ये फ्लो चार्ट से ये मैकेनिज्म समझना बहुत आसान रहता है। अब इसके बाद P से N में जब होल जाएंगे और N से P में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो तुम देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। मैंने बताया था तुम्हें 2-3 लेक्चर पहले कि अगर होल में किसी कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आए तब तो वहां पे होल दूसरा जनरेट हो जाएगा। इस तरह से होल का मूवमेंट होता है। लेकिन अगर होल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएगा और एक होल भी गायब हो जाएगा। इसे मैंने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन बताया था। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन बताया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल के पास पहुंचेगा या होल इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, तो ये एक दूसरे का विनाश करेंगे। विनाश मतलब गायब नहीं होगा, वो उसकी जगह पे सेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने किसी काम के लिए 5 मजदूर लगाए और अगले दिन जो है उसमें से 2 नहीं आए, तो 2 नहीं आए, वो काम नहीं कर रहे हमारा, बस 3 ही है वहाँ पे अवेलेबल, हमें 3 है उस दिन, कहने को मैंने 5 मजदूर लगा रखे हैं। तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी जगह फिट हो गया है, लेकिन हमारे जो पर्पस है करंट कंडक्शन का, उसके लिए अब इलेक्ट्रॉन एक नहीं अवेलेबल है और होल भी हमारा एक अवेलेबल नहीं है, उसमें कमी आ गई है। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज़ मैं चार्ट जो है वो फिर से अब इधर चल रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन ये P से N में होल गए, N से P में इलेक्ट्रॉन आए और इनका क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल का विनाश हुआ। और विनाश होने से क्या हुआ? यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको। चलो, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलकर के डिस्ट्रॉय हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलकर डिस्ट्रॉय हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलकर डिस्ट्रॉय हो गया। इन प्लस माइनस का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये चल नहीं सकते, ये अपनी जगह पे है। तो अब हुआ क्या? अब संधि के आसपास घटना ये हो गई कि भाई कुछ दूर पे चार्ज कैरियर्स जो है वो गायब हो गए हैं। और गायब होने की वजह से ये हुआ कि इस हिस्से में, इधर के इस हिस्से में जो है नेट नेगेटिव चार्ज आ गया है और उधर के उस हिस्से में नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल के चार्ज गायब हो गए हैं। उधर न्यूट्रल है, इधर न्यूट्रल है, लेकिन इस हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस हिस्से में नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरे ये सब इस तरह बनने लगते हैं, तुरंत प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है बनना, जिसे कहा जाता है EI, यानी कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। विसरण की क्रिया हम क्लियर कर चुके हैं और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमने जो रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल का विनाश हुआ, तो इससे क्या हुआ? P टाइप में संधि के पास, P टाइप में संधि के पास नेट कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ गया। और N टाइप में संधि के पास क्या आ गया? नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इनसे क्या हुआ? इनसे ये हुआ कि N से P की ओर, N से P की ओर, देखो N से P की ओर पॉजिटिव नेगेटिव बनती है ना, N से P की ओर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI बन जाता है। ठीक है ना। अगर परिभाषा आती भी है, इसकी परिभाषा वैसे तो आती नहीं, लेकिन ये आएगा कि कैसे बनता है, क्या बनता है, तो तुम यही डायग्राम बना करके और इतनी लैंग्वेज लिख दोगे कि इससे यहाँ पे चार्ज कैरियर्स खत्म, वहाँ पे चार्ज कैरियर्स खत्म, नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। देखो इधर N से P की ओर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI बन गया, ये हमने जो है वो देख लिया है यहाँ पे। अब तुम सिचुएशन यहाँ पे ये देखो कि कुछ दूरी में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ दूरी में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज कैरियर्स है, आवेश वाहक है, ये नहीं है यहाँ पे। तो आवेश वाहक नहीं है, यानी कि उनका क्षय हो चुका है। इसीलिए इतने हिस्से को जिसमें कि आवेश वाहक नहीं है उसे कहते हैं संधि के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ आवेश वाहक नहीं रहते, अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत, डिप्लीशन रीजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है ना। डिप्लीट माने नहीं रहना, खाली कर देना। तो ये चार्ज कैरियर्स खाली हो गए, होल इलेक्ट्रॉन खाली हुए हैं, केवल इस वजह से हम अवक्षय क्षेत्र उसको कहते हैं। अब होता क्या है? शुरुआत में जैसे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ही मिले होंगे, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई होगी, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? उसने अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, अब ये इस होल में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स, यानी कि इस तरफ फोर्स लगता है,
और इलेक्ट्रॉन पे क्षेत्र के उल्टे दिशा में यानी कि इधर फोर्स लगाती है। ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है ये चार्ज कैरियर्स को इसको इधर ढकेलने की कोशिश करती है और इसको इधर ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रारंभ में ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए वो ढकेल नहीं पाती, उन्हें विसरण की क्रिया ही हावी रहती है। प्रारंभ में EI कम होता है अतः विसरण होता रहता है। इसके पास इतनी एनर्जी है कि इसके रोकने के बावजूद जो है वो उधर भाग रहा है, और इसके पास इतनी एनर्जी है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रोकने के बावजूद वो इधर से इधर जाता रहता है। अब जब ये लोग फिर इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो और ज़्यादा ये एक दूसरे का क्षय कर देंगे ना, और तो एक दूसरे का क्षय कर देंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज फिर और बढ़ता जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसका कैरियर तो खत्म होता चला जा रहा है। तो ये पॉजिटिव डोनर एटम का पॉजिटिव और एक्सेप्टर एटम का नेगेटिव ये चार्ज बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो विसरण होते रहने से क्या होता है, एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज, ये दोनों बढ़ते रहते हैं। और जब ये दोनों बढ़ते रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बढ़ता रहेगा। भाई कम चार्जेस की वजह से लग रहा था तो हल्का लग रहा था, ज़्यादा चार्जेस की वजह से लग रहा है तो बढ़ता रहेगा ये। तो ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है। और कुछ देर बाद ऐसी स्थिति आती है, एक स्थिति आती है कि EI जो ये रोकने का काम कर रहा था ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इनको अब और ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने देता। समझ रहे हो, जैसे भीड़ है, मान लिया भीड़ में 100 लोगों की भीड़ है और 2 पुलिस वाले हैं, तो उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे, उस समय वो चुप रहेंगे, केवल इन्फॉर्म कर देंगे थाने में कि हाँ इतने लोग हैं, बस फोर्स भेजो। उसके बाद फिर 30, 40, 50 जो है पुलिस वाले जब आ जाएंगे, तब उसके बाद वो उनको दौड़ाना शुरू करेंगे या लाठीचार्ज या जो भी करना है वो कार्यवाही शुरू करेंगे। तो इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा इसको कि ये इनको रोक सके, विसरण की क्रिया जो हो रही है उसे रोक सके। तो वही चीज़ यहाँ पे बड़ा एक स्थिति ऐसी आती है कि EI जो है विसरण को रोक देता है। उस समय तक जितना चौड़ा ये बन चुका है अवक्षय परत, ये अब हमेशा के लिए सेट हो जाता है। ये मार्केट में अब आ जाएगा डायोड, और वहाँ पे जो है वो फिर जब बेचा जाएगा, जब इसे लगाया जाएगा कहीं और बैटरी इस पे कनेक्ट करी जाएगी, तब इसकी चौड़ाई घटती बढ़ती है, वो बात की बात है। लेकिन ये बनते जैसे ही PN जंक्शन बनता है, ये काम जो है स्टार्टिंग में तुरंत होके विदिन मिली सेकेंड्स ये काम होके अवक्षय परत जो है वो बन जाती है। तो अवक्षय परत स्टार्टिंग में पतली बनती है, धीरे धीरे वो चौड़ी होती रहती है ताकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहे, और धीरे धीरे वो यह इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो इसका विसरण रोक देता है, ये इलेक्ट्रॉन होल जाना बंद हो जाते हैं, फिर ये प्रक्रिया रुक जाती है। तो PN जंक्शन बनने से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो रुकती कब है, वो अब आगे रुकती है जब EI पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो एक स्थिति आती है जब EI जो है वो विसरण को रोक देता है, ठीक। अब रोक दिया इसने विसरण को, उस समय तक जितना चौड़ाई बन पाती है अवक्षय परत की, चौड़ा होते 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 और मान लिया सपोज इतना ही हो गया जितना हमने डायग्राम में बनाया है, तो अब अवक्षय परत की मोटाई और नहीं बढ़ पाती है, ठीक है ना। तो इतने पे फिक्स हो जाता है फिर सारा मामला। क्योंकि अवक्षय परत में केवल स्थिर आयन होते हैं, अतः इसे स्पेस चार्ज परत, इसमें जो आयन होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए इसे इनका दूसरा नाम स्पेस चार्ज परत या स्पेस चार्ज क्षेत्र या इसको रोधिका यानी कि बैरियर भी कहते हैं। बैरियर जानते हो क्यों कहते हैं? जैसे मान लिया रोके हुए हैं, किसी होल के पास इससे ज़्यादा एनर्जी अगर हो जाए तो वो पार कर जाएगा, इसके रोकते हुए भी पार करता हुआ निकल जाएगा। जैसे बैरियर रास्ते में नहीं लगा देते हैं, वो बांस लगा देते हैं, फिर वो उधर से रोक देते हैं रास्ता। हाँ, टोल टैक्स, जैसे अब आधुनिक रूप में टोल टैक्स हो गया, लेकिन इधर उधर देखा होगा कई जगह ऐसा रहता है कि वो एक जगह पत्थर लगा के बांस को वो कर दिया, फिर रस्सी ये लगी है और फिर उसको खींचते हैं तो वो नीचे, हाँ वो नीचे आ जाता है। तो उसका मतलब क्या है, वो 10 रुपये मांग रहा है जैसे, तो जिस पे 10 रुपये हैं वो तो आगे निकल जाएगा पार करके, और जिस पे नहीं है वो नहीं निकल पाएगा। तो सेम ऐसे ही विभव, ये जो रोधिक, ये बैरियर का मतलब है एक रोक लगी हुई है, यहाँ से आगे ये नहीं निकल सकता, वहाँ से पार करके ये नहीं आ सकता, लेकिन जो इस बैरियर से ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी वो पार कर पाएगा। अब यहाँ पर देखो एक वैद्युत क्षेत्र जहाँ लगी होती है E = V/T या फिर V = E/V, जहाँ वैद्युत क्षेत्र है वहाँ विभवांतर भी होगा। तो ये विभवांतर जो कि अवक्षय परत पे लगा हुआ है, एक बैरियर पे लगा हुआ है, इसीलिए इसे पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। देखो PN संधि पर उत्पन्न विभवांतर इस फॉर्मूले से उत्पन्न होगा, आवेश वाहकों को बैरियर पार करने से रोकता है, अतः इस बैरियर को प्रायः विभव रोधिका या विभव प्राचीर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर।
ठीक है ना। या फिर इसे संपर्क विभव, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, पी और एन का कॉन्टैक्ट हुआ तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू भी दी है नीचे, सिलिकॉन का पीएन जंक्शन अगर बनाओगे तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है विभव प्राचीर, और जर्मेनियम का बनाओगे तो 0.3 वोल्ट है। इसका मतलब इसके अंदर विभव प्राचीर जो है थोड़ी सी कम है, कम मजबूत है, इसके अंदर ज़्यादा मजबूत है। इसका ये भी मतलब है कि जब अगर करंट फ्लो करानी होगी तो इसमें 0.7 से ज़्यादा मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके हो पाएगी। इसमें जो है 0.3 से ऊपर होते ही और होने लगेगी करंट, ठीक है ना। पोटेंशियल बैरियर इक्वेशन जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। विसरण क्या होता है वो भी अंदर आया यहीं पे। आंतरिक विद्युत क्षेत्र कैसे डेवलप होता है, अगर परिभाषा अलग से, हालांकि अलग से नहीं पूछी जाएगी, पूरा ये साथ पूछते हैं। और अगर मान लिया अवक्षय क्षेत्र पूछा जाए तो ये डेफिनेशन मैंने बताया कि संधि के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ हो तो आप नहीं रहते हैं, अवक्षय परत कहलाता है, ठीक है ना। स्पेस चार्ज परत दी जाएगी, ये यही चीज़ हमने यहाँ बता दी है कि स्पेस चार्ज परत बैरियर को, ये इसी को है, इसी को बैरियर जो है, बैरियर को ही ये कह रहे हैं। विभवांतर तो ऊपर की बात है, विभव प्राचीर। उसके बाद विभव प्राचीर या विभव रोधिका या संपर्क विभव, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल बैरियर नाम लिखा है ना मैंने, हाँ। तो इस तरह से फिर तुम्हारा ये जो पीएन जंक्शन है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। मतलब ये क्या होता है, क्या इसके अंदर पहले ही हो जाता है बनते हुए, ठीक है ना। अब हमारे पास आगे कौन सा टॉपिक आएगा, अब आगे आएगा कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर हम बैटरी का प्लस जोड़ दें इधर, माइनस उधर, प्लस इधर, तो ये कैसे कैसे बिहेव करेगा। और फिर उसका यूज़ आएगा जिसमें कि हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि दिष्टकारी की तरह कैसे यूज़ करते हैं इसे। समझ रहे हो बात को। अभी भी इसका फ़ायदा नहीं मिला है, अभी हमने केवल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है। फ़ायदा तब मिलेगा जब हम इसको, जब वर्किंग इसकी पढ़ेंगे और आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, तब थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलना शुरू होगा। और फ़ायदे के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो तुम्हारा दिष्टकारी है। वाइवा में अक्सर पूछते हैं कि दिष्टकारी में किसका यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर में किसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ नहीं बता पाते हैं बच्चे। तो एक्चुअली वो समझा ही नहीं है उस चीज़ को, इंटरकनेक्टिविटी है ही नहीं किसी आर्टिकल में। ये पूछा जाएगा तो इतना लिखना है, बस इस तरह से पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है।